क्रिमिनल लॉ में पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, ट्रायल की प्रक्रिया होती है और उसके बाद ही किसी अपराधी को अपराध के लिए सज़ा मिलती है। जब तक उसे सज़ा नहीं मिलती वो व्यक्ति निर्दोष होता है। लेकिन इसमें एक बात आपको समझनी ज़रूरी है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जहां पर मेरे साथ में कुछ अपराध हुआ और मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया गया कि अब शायद मैं ज़िंदा ना रह सकूं, यानी मैं डेथ बेड पे हूं, थोड़े समय में मेरी मृत्यु हो जाएगी, वो कुछ घंटे कुछ दिन भी हो सकते हैं। अगर उस टाइम पर मैं कुछ डिक्लेयर करता हूं कि मेरी वो स्थिति, ऐसी परिस्थिति कैसे हुई, तो इसे क्या आप डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे? क्योंकि ओरल एविडेंस जो हियर से एविडेंस होते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसकी एडमिसिबिलिटी तो है नहीं, कोर्ट तो काफ़ी मुश्किल से उसे एडमिट करती है। तो इस कंडीशन पर एक मरता हुआ व्यक्ति, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे साथ ही कुछ गलत हुआ, अगर मुझे किसी ने गोली मार दी, मेरे घर में घुस करके मुझे गोली मारी और फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, डॉक्टर के सामने या मैजिस्ट्रेट के सामने मैं स्टेटमेंट देता हूं, अपना डिक्लेरेशन देता हूं और डिक्लेरेशन देने के बाद में मेरी डेथ हो जाती है, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन है अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। अब इसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा करना क्यों? क्योंकि अब मैं तो इस दुनिया में हूं नहीं, तो मैंने क्या सच कहा था या झूठ कह के चला गया, किसी निर्दोष व्यक्ति को मेरे कथन के अनुसार, मेरे कहने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अनुसार क्या उसे सजा हो जाएगी? इन सारी बातों को गंभीरता से निरीक्षण करने के बाद इसका पूरा इवोल्यूशन हुआ, मतलब तब से लेकर के धीरे 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 इसमें डेवलपमेंट हुआ और इसी को लेकर के कुछ विशेष जजमेंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके साथ डिस्कस करना। नमस्कार, आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है, जहां पर हम कानून की बात करते हैं। इस वजह से आपको करना है सब्सक्राइब। जी हाँ, सब्सक्राइब करेंगे, लगातार जो कानून की इंफॉर्मेशन है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, यही हमारा प्रयास है। तो डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं, अंतिम छोर पर, अंतिम जब पड़ाव पर व्यक्ति अपनी मृत्यु पर खड़ा होता है, उस कंडीशन पर वो स्टेटमेंट दे सकता है। स्टेटमेंट कैसे? रिटन में दे सकता है लिख करके, या कि ओरल दे सकता है मैजिस्ट्रेट के सामने, अपने डॉक्टर के सामने। इनफैक्ट क्योंकि मैजिस्ट्रेट हर वक्त तो प्रोड्यूस होगा नहीं, कोर्ट में काम कर रहे हैं। अब आपकी 30 मिनट में डेथ होने वाली है, कोर्ट की डिस्टेंस 1 घंटे की, मैजिस्ट्रेट साहब के आने के पहले तो आप तो चल बसेंगे। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर डॉक्टर के सामने भी स्टेटमेंट दिया गया है, उस पर अगर डॉक्टर किसी तरह से काट छाट नहीं करता है और भी उसके प्रॉपर है, तो उसे भी कंक्लूड किया जाएगा एंड दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ पर्सन, डिसीज पर्सन। अब इस पर एक महत्वपूर्ण केस है, मैंने आपको क्या बताया, ओरल भी कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हैं, या साइन सिग्नेचर्स के थ्रू। अगर मान लीजिए बर्न इंजरीज के केस होते हैं, एक्सीडेंटल केस होते हैं, जहां पर मुंह से अब वो कह नहीं सकता या कुछ ऐसी, तो वो साइन करके दे सकता है या राइट करके दे सकता है, लिख करके दे सकता है, या ओरल या वर्बल बता सकता है। अब इसके लिए केस महत्वपूर्ण है 1976 वॉल्यूम 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 618, के आर रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का केस। इसमें कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की। सबसे पहली गाइडलाइन कि डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू कंक्लूड होती है अंडर सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट। कोर्ट ने यह कहा कि कोर्ट जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है या जो भी एग्जामिन करने वाली कोर्ट है, चाहे वो सेशन कोर्ट्स है, तो उन्हें काफ़ी गंभीरता के साथ में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टेटमेंट दिए गए, डिक्लेरेशन दिया गया है, मरने हुए व्यक्ति का डाइंग डिक्लेरेशन है, उससे क्रॉस एग्जामिन तो किया नहीं जा सकता, तो उसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ में कंक्लूड करे। उसके साथ में क्या हुआ, उसे उसके स्टेटमेंट के साथ, गंभीरता के साथ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ काफ़ी क्लोजली वॉच करना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जब कभी भी डाइंग डिक्लेरेशन की बात होती है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट के साथ में टेम्परिंग हो, तो टेम्परिंग हो ना हो, इस बात का भी कोर्ट को ध्यान रखना। इस वजह से क्लोज ऑब्जर्वेशन के थ्रू उस स्टेटमेंट का एक कंक्लूजन निकालना है। अगली बात यह है कि जब कभी भी जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उसकी कॉन्शियसनेस को ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि वो बेहोश था, ऐसा नहीं कि वो ड्रग्स में कंप्लीटली, क्योंकि उसको डॉक्टर ने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में इतने सारे ड्रग्स दे दिए कि वो अनकॉन्शियस हो गया, वो क्या बता रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो क्लियरिटी होनी चाहिए उसके स्टेटमेंट में, उसके वर्ड्स में, उसके साइंस में, तभी उसे कंक्लूड किया जाए। ऐसा नहीं है कि उसके बाद का अर्थ का अनर्थ निकाल लिया जाए। वो कह रहा है राम, सजा मिल गई शाम को, ऐसा ना हो। तो इस वजह से काफ़ी गंभीरतापूर्वक इसका निर्णय लेना चाहिए। ऐसा ही एक दूसरा जजमेंट जो है श्याम शंकर कानकारिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 2006 का, जहां पर
कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि अगर डेथ बेड पे जो व्यक्ति है वो जो अपना डिक्लेरेशन दे रहा है वो झूठ कहेगा नहीं, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो भी आई विटनेसेस हैं, दूसरे आई विटनेसेस हैं, तो उनके साथ में उसकी पूरी ग्रेविटी कोर्ट को खंगालनी चाहिए कि क्या ये वास्तविकता के साथ पर आधार में आ रहा है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मरने वाला व्यक्ति अगर अकेला है, उसके घर में घुस करके गोली मार दी या उसके साथ में एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम पे कोई और व्यक्ति नहीं था और फिर वो डिक्लेरेशन दे रहा, तब तो फिर भी ठीक है। लेकिन 10 लोग और देखने वाले, उनके स्टेटमेंट कुछ आ रहे हैं और केवल डाइंग डिक्लेरेशन में कुछ आ रहा है, तो कोर्ट ऐसा ना हो कि वो 10 लोगों को अलग कर दे, बोले नहीं भैया आपकी कोई रेलेवेंसी नहीं, हम तो केवल डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर हम सामने वाले को सजा दे देंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको फिर उस कंडीशन पर यह भी देखना पड़ेगा कि उनके स्टेटमेंट्स क्या आ रहे हैं और उनके स्टेटमेंट्स को डाइंग डिक्लेरेशन के साथ में कंक्लूड करना पड़ेगा एज एन प्रॉपर एविडेंस। तो ये काफी जरूरी हो जाता है और यही बात है इवोल्यूशन ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, जिसे मेरा बताने का ये 2 केसेस में प्रयास था कि 1976 से लेकर के अब तक बहुत सारे चेंजेस आए और नई नई गाइडलाइंस आई। पहले क्या होता था, केवल मैजिस्ट्रेट के सामने अगर डिक्लेरेशन हुआ तो ही वैलिड होता था। फिर बोला कोर्ट ने नहीं, अगर हर टाइम नहीं हो सकते मैजिस्ट्रेट अवेलेबल, तो उस कंडीशन पे अगर डॉक्टर के सामने भी डिक्लेरेशन किया या कोई परिजन है जो रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, उनके सामने भी अगर किया गया है और वो अगर सर्कमस्टेंशियल वैल्यूज़ या अदर आई विटनेसेस के साथ में या अदर एविडेंस के साथ में मैच हो रहा है तो भी उससे कंसीडर किया जा सकता है। तो ये थी हमारी जो बात डाइंग डिक्लेरेशन के कुछ प्रॉपर पर्सपेक्टिव के बारे में, जिसके बारे में हमने बात की। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, डायरेक्टली बात करना चाहें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की थी। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।